नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 20 है या पार्ट नंबर 19 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ये श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 153 से क्या हो रहा है 135 हो रहा है, 135 से 117 हो रहा है, 117 से यहाँ पर 99 हो रहा है और 99 से 81 हो रहा है, 81 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 153 से 35 लिख रहा है, यानी माइनस यहाँ पर आपको 18 कर रहा है, ठीक है। और देखिए 135 लिखा लिख रहा है 117 लिख रहा है, यानी इसमें भी क्या कर रहा है माइनस 18 कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 117 से क्या रहा है 99 रख रहा है, यानी इसमें भी आपको 18 माइनस कर रहा है। अब 99 से क्या हो रहा है 81 हो रहा है, इसमें भी क्या कर रहे हैं माइनस 18 कर रहा है। तो 81 में भी क्या करते हैं माइनस को 18 करेंगे, यानी 81 में जब माइनस 18 कर लेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 63 आ गया। कितना गया 63 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 63 हो गया। तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 22 जो है ना आपको यहाँ पर 14 से समित है। ठीक कुछ प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको 34 जो है ना इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर 22 बोल रहा है, 22 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 34 को क्या करेंगे कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 22 दिख रहा है, 22 में अगर मान लीजिए 2 से भाग करते हैं और 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया कि यानी देखिए यहाँ पर आपको 3 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर यहाँ पर 22 में और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 11 आ गया, और 11 में यहाँ पर आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये देखिए यहाँ पर 14 आ गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 34 को भी रखेंगे। देखिए तो 34 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे और 3 को जोड़ेंगे। जब 34 में 3 से भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 17 दूनी के 34 17 गया, और 17 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी यहाँ पर 20 आ गया। कितना गया 20 आ गया, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 20। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 47 से 31, ठीक है, और 56 28 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में अव्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान स्थिति देखिए स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या है जो कि यहाँ पर 47 से 31 है, और ये 56 और 28 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितनों अंकों की स्थिति जो है ना वो अपरिवर्तित रहेगी। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, संख्या को लिखेंगे, ठीक है। ये आपको जो संख्या बोल रहा है ना उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 47 दिया है, और फिर यहाँ पर आपको 31 दिया है, और फिर यहाँ पर आपको 56 दिया है, और यहाँ पर 28 दिया है, ठीक है ना। ये मूल संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो 2 हो गया, यहाँ पर पहले 1 दिया है ना, यहाँ पर 1 हो गया, फिर ठीक ना 2 हो गया, 3 हो गया, 4 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, और यहाँ पर 8 दिया है, ठीक ना। अब देखिए अब ये क्या हो गया कि इसको आरोही क्रम में सजा दिए, आरोही, ठीक है ना। देखिए ये आरोही हो गया, यानी आरोही क्रम में इसको सजा दिए। तो आपको बोला क्या है, तो मूल संख्या की तुलना में यानी कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने अंकों की स्थिति है ना जो अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं है, बाकी सबका बदल गया होगा। जैसे देखिए ये 4 का संख्या का बदल का 1 हो गया, इसका भी बदला है तो यहाँ पर 2 हो गया। देखिए 3 का बदला है, नहीं बदला है, ये अपरिवर्तित हो गया, ठीक है, 1 दिख गया। देखिए ये परिवर्तित हो गया,
5 भी क्या परिवर्तित हो गया है, नहीं हुआ है, ये भी आपको ये हो गया है, ठीक है। और 6 भी आपको परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए ये आपको 2 से क्या हो गया, 7 हो गया, ये आपको परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना। और 8 से 8 हो रहा है, ये अपरिवर्तित हो गया। तो आपसे वही पूछा था कि कितने जो अंकों का स्थिति है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 ऐसी संख्या है, 4 ऐसे अंक हैं जिस अंकों का ना अपरिवर्तित यानी यहाँ पर स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी OVAL को यहाँ पर 26 35 और यहाँ पर LAVE को यहाँ पर 57 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है, यानी एक निश्चित कूट भाषा में यानी ओ भी, ठीक है ना, ओवल को क्या लिख रहा है यानी 26 35 और यहाँ पर लेव को क्या लिख रहे हैं यानी यहाँ पर आपको देखिए 57 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से दी गई कूट भाषा में ई के लिए बताना क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहते हैं ओवल यानी OVAL, इनको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 26 और 35 लिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर LAVE, ठीक है ना, इनको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 57 और 62 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना क्या है कि ई को क्या लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है, ठीक ना। देखिए ई को, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इन अक्षर को, और यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है। अक्षर में और संख्या में दोनों में कौन मिलेंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होता है। जिसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और कॉमन देखिए, यानी इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक ना। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए ए दिख रहा है, तो ए दिख रहा है, एल दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए एल दिख रहा है, यानी इसमें कॉमन आपको क्या हो गया, ओ हो गया, और इसमें कॉमन आपको ई हो गया है। उसी प्रकार से संख्या में रखते हैं। देखिए संख्या में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, और 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। यहाँ पर आपको 7 आ गया, यहाँ पर आपको 3 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर आपको ई के लिए पूछा है, तो ई का कूट क्या हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, यानी कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि यहाँ पर सभी गर्दन चेहरे हैं, तो सभी जो यहाँ पर गर्दन है ना, ये गर्दन है, सभी जो गर्दन है क्या है, वो चेहरे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेहरे, ठीक है, ये चेहरे हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ गर्दनें भुजाएं हैं, लेकिन कुछ गर्दनें क्या है, ये भुजा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको भुजाएं हैं, ठीक है, ये भुजाएं हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में आपको पहला में दिख रहा है और सभी भुजाएं गर्दन है, सभी जो भुजा है ना वो क्या गर्दन है। देखिए यहाँ पर सभी क्या भुजा गर्दन दिख रहा है, कुछ भुजा गर्दन में दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चेहरे भुजाएं हैं, हाँ कुछ जो चेहरा है ना, देखिए ये चेहरा है, कुछ चेहरा क्या है, ये भुजाएं हैं, हाँ कुछ चेहरा भुजाएं दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। यानी दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा आपको सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए QN3 का संबंध एक निश्चित तरीके से, यानी RJ यहाँ पर 12 -12 से -12 दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा -12 से है। उसी प्रकार से HE 7 का संबंध AI यानी 8 से संबंधित है, ठीक है ना। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी LI 11 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एक देखिए यानी QN3 जो है ना, यहाँ पर आपको RJ यानी -12 से संबंधित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए HE और 7 का संबंध जो है ना, यहाँ पर AI
यानी -8 समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एल, आई और 11 जो है ना, इसे बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए इस सवाल ना आपको 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में देखें 2 सवाल पूछा है, ठीक ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर क्यू एन लिख दिए, फिर यहाँ पर 3 लिख दिए, और फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, इनको क्या बना रहा है, आर जी बना रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको 12 कर रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए एन 12, हाँ ठीक है, एच लिखेंगे और यहाँ पर ई आ गया, फिर इसको 7 रखेंगे, ठीक है ना, ये 7 हो गया। अब इसको किससे समित है, तो देखिए यानी आई ए और यहाँ पर -8 समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि एल आई जो है ना और 11 यानी बताना है किसी से समित होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्यू से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है। जब क्यू से आर लिख रहा है तो क्यू में अगर मान लीजिए 1 को जोड़ देंगे आर आ गया, ठीक है ना, और एन से क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, अतः एन में अगर 4 को जोड़ देंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो जे आ जाएगा। और यहाँ पर 3 से यानी देखिए 12 हो रहा है, अगर कहिएगा कि इसमें 8 3 12 नहीं, 8 4 12 होता है, तो 9 में जोड़ देंगे, अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12 होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी आपको 9 जोड़ना होगा ना, 7 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या करेंगे, ये 15 रखेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं माइनस क्या करते हैं, 15 को रखते हैं, देखिए 15 को रखते हैं, ठीक है ना। अब 15 में से क्या करते हैं, 15 में से क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 में से यहाँ पर 12 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये -12 है, ठीक है। देखिए यानी 15 में से -12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एच लेकर लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, तो एच में अगर 1 को जोड़ देंगे आई आ जाएगा। इससे क्या ले रहे हैं, 4 ए हो रहा है, तो ई में अगर -4 करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 7 लेकर लिख रहे 8 लिख रहे हैं, तो कहिए कि 7 में तो क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो 8 आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको माइनस क्या करेंगे, 15 करेंगे, ठीक है 15। अब 15 में से क्या करेंगे, 8 को घटा लेंगे, 15 में से 8 घटाएंगे, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एल को रखेंगे और आई को रखेंगे और 11 को रखेंगे। एल में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, एल में जब 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको एम आ जाएगा, और आई में क्या करते हैं, 4 को माइनस कर देंगे, तो आई को 4 को माइनस करेंगे तो ई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 में से क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर 15, अब 15 में से क्या करेंगे, हाँ ये देखिए 15 में से कौन सी संख्या को माइनस करेंगे जो कि यहाँ पर 11 आ जाना चाहिए, 11 को लाना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर 15 15 4 11, यहाँ पर आपको -4 कर लेंगे, ठीक है ना। 11 में जब यहाँ पर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा ना, 11 आ जाएगा। यानी आपसे वही पूछा है कि देखिए एम ई और -4 देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ए देखिए एम ई -4 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जूता जो है यहाँ पर आपको रैक से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस पुस्तक जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि जूता जो है आपको रैंक से समित है, उसी प्रकार से पुस्तक रखेंगे। देखिए यहाँ पर जूता रैक पर रखा जाता है, ठीक है ना, यानी रैक पर रखा जाता है, जूता रैक पर, ठीक है, रैक पर यानी रखा, ठीक है, और जाता है, ठीक है ना, ये जाता है। देखिए जूता जो है वो रैक पर रखा जाता है, रैक हो गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर पुस्तक कहाँ रखा जाता है, तो पुस्तक देखिए अलमारी पर, ठीक है ना, अलमारी, ठीक है, अलमारी पर रखा जाता है, अलमारी पर यानी यहाँ पर रखा, ठीक है ना, ये जाता है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से जूता रैक पर रखा जाता है ना, उसी प्रकार से पुस्तक कहाँ रखते हैं, अलमारी पर रखते हैं, क्योंकि पुस्तक तो चिन्ह पर नहीं होगा और रोनों में भी नहीं होगा और यहाँ पर स्टोर में भी नहीं होगा, अलमारी पर होगा, ठीक है ना। तो अलमारी को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABC RST और ई हुए एक गोल मेज पर थे, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी बी के दाईं ओर से गिनने पर देखिए बी और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी आर के दाईं ओर से गिनने पर टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, यानी यू के दाईं ओर से गिनने पर बी और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाईं ओर से देखिए आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल कर है ना,
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिए, जैसे क्या दिए, देखिए यहाँ पर ABC और ठीक है RSTU एक गोल मेज पर तो उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठाते हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। जैसे देखिए 3 4 3 7 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, हाँ देखिए एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से, 7 व्यक्ति हो गया ना, इधर आ गया, ठीक है ना। ये 7 व्यक्ति दिख रहे हैं, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बी के दाईं ओर से गिनने पर, ठीक है ना, देखिए बोल रहा है कि बी के दाईं ओर से, तो बी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। बी के दाहिनी ओर से गिनने पर तो बी और टी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो आर के बाईं ओर से, तो आर को कहाँ रखिए, तो मान लीजिए आर को यहाँ पर रखते हैं। आर के बाईं ओर से दाहिने, हाँ बाईं ओर से गिनने पर देखिए आर और टी बोल रहा है, देखिए आर और टी, तो आर हो गया और टी हो गया, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति बोला, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर आपको ई वाला बैठा हुआ है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यू के दाईं ओर से गिनने पर यू और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी अब बोल रहा है कि बी और नहीं, यहाँ पर यू के दाहिनी ओर से, तो यू को देखेंगे, तो यू को कहाँ रखते हैं, यू को यहाँ पर रखेंगे, यू के दाहिनी ओर से, तो यू के दाहिनी ओर से इधर से, यू के दाहिनी ओर से यू और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति, हाँ देखिए यू हो गया और बी हो गया, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी आर के बाईं ओर से गिनने पर, ये आर दिख रहा है, आर के बाईं ओर से, तो आर के बाईं ओर से यहाँ पर आर के बाईं ओर से ना बोल रहा है कि देखिए सी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर हो ही गया, तो सी को यहाँ पर रखते हैं, तो सी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गए ना, हाँ बैठ गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए के दाईं ओर से गिनने पर, तो ए को कहाँ रखेंगे, ए के दाईं ओर से, तो देखिए ए को यहाँ पर रखते हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर एस को रख लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है कि एस के दाईं ओर से गिनने पर, देखिए एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी एस के दाहिनी ओर से, तो एस को यहाँ पर दिख रहा है, इस दिख रहा है ना, एस के दाहिनी तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एस ई हो गया। एस के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो टी बैठा है। तो टी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच है और संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आलू दिया है, सब्जी दिया है और टमाटर दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी। सब्जी के अंदर में आलू भी आते हैं और सब्जी के अंदर में टमाटर भी आते हैं, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये सब्जी हो गया, ठीक है ना, ये सब्जी दिख रहा है। सब्जी के अंदर में दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है आलू दिख रहा है, ठीक है ना, ये आलू हो गया और फिर यहाँ पर आपको टमाटर आ गया, ठीक है ना, ये टमाटर दिख रहा है, ठीक टमाटर आ गया। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ए व्हाट बी बराबर क्या लिख रहा है, बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पुत्रियां हैं। आप बोल रहा है कि ए बराबर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नियां हैं। फिर ए अदरेट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माँ है। फिर ए भागा ओवररूट क्या दिख रहा है, बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिया है कि यदि यानी इतना दिया है, इसमें बताना है कि सी को एल से किस प्रकार से समझते हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें भूल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, इस तरह का आपको सवाल क्या ये ब्लड रिलेशन से आपको समझ दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, ब्लड रिलेशन से आपको समझ प्रश्न दिया है। अब इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा है इसको एक बार नीचे उतार लेंगे, जैसे नीचे आपको लिख लेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको सी दिया है, फिर यहाँ पर आपको अदरेट दिया है, फिर डी दिया है, ठीक है ना, फिर वाट दिया है, फिर यहाँ पर आपको ई दिया है, ठीक है, हाँ थोड़ा छोटा, हाँ नहीं ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या रहता है, ओवररूट दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, फिर बराबर लिख रहा है, फिर एल लिख रहा है। अब आपको बताना क्या है, देखिए सी को एल से, देखिए सी एल से किस प्रकार से समझते हैं, सी जो है ना वो एल से कैसे समझते हैं, आपको इसी को बताना है। सी जो है ना सी, चाहे एल है ना, एल जो है ना सी को क्या बोलेगा,
आपको इसी को बताना है। अब देखिए इस तरह के सवाल में ना सबसे आसान तरीके से क्या होता है, यहाँ पर एल हो गया है, एल को यहाँ पर दाहिने की तरफ चलेंगे, इधर हो गया, इधर को क्या करेंगे, इधर आ गया, इधर से क्या आ गया, डी आ गया, डी से आके आपको सी आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए इधर से आपको आसान पड़ता है बनाने में। अब देखिए ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह दिया है, तो बराबर का चिन्ह देखिए इधर से यानी दाहिने से चलेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो एल जो है ना एफ से कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है ए यानी ए बराबर, अब बी बराबर क्या दिया है, इसका अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है यानी एल की पत्नी हो गया, ठीक है। ये पत्नी, एल की पत्नी कौन हो गई, एफ हो गई। आगे देखिए यानी एफ और इन दोनों के बीच में क्या है, यानी ओवररूट का चिन्ह दिया है, तो ओवररूट आपको यहाँ पर दिया ए बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी इसका ये पिता हो गया, ठीक है ना। तो इसका यानी एफ का ई क्या हो गया, ये पिता दिख रहा है, पिता हो गया। अब आगे देखिए यानी यहाँ पर फिर वाट का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर ए वाट बी बराबर क्या दिया है, इसका अर्थ क्या दिखा है, ए बी की पुत्री है, यानी ई जो है ना वो डी की पुत्री है, ठीक है ना, ये पुत्री हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए अदरेट बी के अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माँ दिख रहा है, यानी ए इसका माँ दिख रहा है, यानी डी की माँ कौन है, सी है, ठीक है ना, ये माँ हो गया, ठीक है ना। अब आपको बताना कि एल को यहाँ पर सी से कैसे समझते हैं, आपको इसी को बताना था। देखिए यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिए एल का यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पत्नी की, जब एल की पत्नी हो गई और यहाँ पर इसकी पत्नी के पिता हो गया, इसकी पत्नी के पिता तो ससुर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ससुर हो गया और ससुर का यहाँ पर आपको पुत्री, तो यहाँ पर क्या हो गई, ननद हो गई, ठीक है ना, ससुर के पत्नी की पुत्री, हाँ ठीक है। अब फिर यहाँ के बाद में पत्नी नहीं ससुर के, तो यहाँ पर आपको साली हो जाएगी ना, ये इसकी साली हो गई, ठीक है। अब इसकी माँ, तो साली की माँ क्या हो गई, तो वही होगी, तो पत्नी की माँ हो गई ना, यानी साली की माँ मतलब पत्नी की माँ। तो यहाँ पर आपको जो एल है ना, एल क्या बोलेगा सी को, देखिए तो एल सी को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, पत्नी की माँ, क्या बोलेगा, पत्नी की माँ बोलेगा ना। तो यहाँ पर आपको देखिए लिखते हैं यानी पत्नी, ठीक है ना, पत्नी की, ठीक है, पत्नी की माँ है, ठीक है ना, ये पत्नी की माँ है, यानी एल जो है ना सी को क्या बोलेगा, पत्नी की माँ बोलेगा। तो पत्नी की माँ को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो पत्नी की बहना, पत्नी की माता, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सा चिन्ह बदलना होगा, आपको देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, ये बदल दिए चिन्ह को, ठीक है। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि फिर गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे। अब चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए चिन्ह बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाते हैं। 48 माइनस 36 आ गया, ठीक है, फिर गुना कितना आ गया, 36 आ गया, फिर भागा कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है ना, ये प्लस आ गया कितना, 50 आ गया, ठीक है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, भाग का क्रिया करते हैं, तो भाग करनेंगे, तो यहाँ पर कितना गया, 18 दूनी 36 नहीं, हाँ 3 चौक। देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 48 माइनस 36, ठीक है ना, 36 गुने 36 हो गया, इसको बाटा में क्या रखते हैं, 24 को रख लेते हैं, फिर प्लस यहाँ पर आपको 50 आ जाएगा। देखिए अगर किसी को रखेंगे तो 12 मर्त में कट गया, इसको रखेंगे तो 18 दूनी के 36 होता है, ठीक है ना, ये 18 मर्त में कट गया है, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो बढ़ती है 36, यहाँ पर 3 हो गया, और 3 छक 18, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 48 आ गया, अब फिर न 48 माइनस 18, फिर गुना और 3, अब फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 50। अब देखिए 48 को और 50 को आपस में जोड़ेंगे, जब 48 को 50 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 एकम 8 आ गया, 5 और 9 यानी 98 आ गया, ठीक है। और 98 में से क्या करते हैं, 48 54, इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, 54 आ गया, 54 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो 54 को जो माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 44 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 44 हो गया। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए महेश यानी महेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी
चलाता है। अंत में वह दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक ना, और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये महेश है, ठीक है, हिमेश दिया, सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा है, हिमेश लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है, हिमेश एक बिंदु से चलना शुरू करता है, यानी हिमेश से जो ना अब बिंदु ए से चलना शुरू करता है और यहाँ पर दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे ये क्या दिख रहा है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, इसमें क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ, यानी एक की दक्षिण की तरफ चलता है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं ना, ए को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से दक्षिण की तरफ चलेंगे, ठीक है, देखिए दक्षिण की तरफ नीचे हो गया, ठीक है। ये कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, कितना चल रहा है, ये 7 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ तक भी ठीक है आप, ठीक है ना। 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बोल रहा है कि फिर दाहिने अब मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाहिने मुड़ेंगे तो 6 किलोमीटर गाड़ी चला दिए, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाहिने मुड़ता है तो दाहिने मुड़ गए और 7 किलोमीटर गाड़ी चला दिए, ठीक है ना। और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में फिर दाहिने मुड़ता है और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु क्या हो गया, पी हो गया, पी पर रुक गया है। तो दो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब हो गया कि ए पर, यहाँ पर पी पर तो रुक गया, ठीक है ना। दोबारा ए पर जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, इसी को बताना था। देखिए तो यहाँ पर आपको दिशा कौन सा दिख रहा है, यानी ऊपर तरह, देखिए इधर जब जा रहे हैं तो उत्तर की तरफ दिख रहा है। ये कौन है, उत्तर हो गया है। ये तो हमको समझ में आएगा, उत्तर की तरफ जा रहा है। लेकिन कितने किलोमीटर, देखिए ये 4 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना था, 6 किलोमीटर। तो जब आधा 3 किलोमीटर चल दिए, ये भी कितना हो जाएगा, ये 3 आ गया। तो 4 3 कितना जोड़ेंगे इसको ना, तो 4 3 7 आ गया, यानी उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। तो उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1200 सैनिकों के एक यानी फौज के पास 12 दिनों की रसद यानी राशन है, ठीक है ना। यदि फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1800 कर दी गई, ठीक है, कर दी जाए तो राशन की यानी रसद की दिनों की चलेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1200, देखिए ये बोल रहा है कि 1200 सैनिक एक फौज में, यानी यहाँ पर 12 दिनों का राशन है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर 1200 जो सैनिक है ना, उसको यहाँ पर एक फौज है, ठीक है, इसके 12 दिन का राशन है। ये 1200 को 12 दिन के राशन है। तो बोल रहा है कि यदि फौज को और सैनिक, देखिए फौज सैनिक को बढ़ाकर 1800 कर दी जाए, यानी सैनिक को बढ़ाकर 1800 कर देंगे, ताकि अब राशन कितने दिन में चलेगा, इसी को बताना था। देखिए वही बताना ना कि राशन कितने दिन तक चलेगा। तो पहले 1200 था, अब 1800 हो गया, तो कितना बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया, तो देखिए यहाँ पर 500 बढ़ गया, ठीक है ना। तो 500 बढ़ गया तो राशन क्या होगा, राशन कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 1200 है, ठीक है ना, ये 1200, ठीक है 1200, हाँ 1200 गुने क्या करते हैं 12 कर लेंगे, फिर बराबर में यानी इसको घट यानी 1800 कर लेंगे। अब 1800 गुने x करेंगे, क्योंकि 100 बढ़ाना था। अब x बराबर क्या करेंगे, देखिए 1200 आ गया ना, 1200 गुने 12 रखेंगे, फिर बाटा में इसको 1800 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 00 से 00 काट देंगे, हाँ 36 18, देखिए 6 से तो 36 18 नहीं, यहाँ पर 36 18 और 6 दूनी के 12 ऐसे काट लेंगे ना, इस तरह काटेंगे। और फिर 3 चौके 12 काटेंगे, ठीक है ना। ये 3 चौके 12 काट दिए तो कितना गया, और 4 दूनी के 8 आ गया। यहाँ पर आपको 8 दिन आ गया, ठीक है ना, 8 दिन तक चलेगा। तो आपसे वही पूछा कि जब 1800 यानी 1800 कर दीजिए, यानी सैनिक और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 1800 हो गया। तो 1800 सैनिक आप कितने दिन चलेंगे, तो यहाँ पर 8 दिन चलेगा। तो 8 दिन देखिए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी 758 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 256 में बेचा जाता है तो यहाँ पर छूट प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर 758 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, ठीक है ना, ये 256 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पर छूट प्रतिशत कितना था आपको इसी को बताना है। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर 758 रुपये की एक वस्तु है,
ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि 256 रुपये में बेच देते हैं। जब 256 रुपये में बेच दे दें तो कितना इसको छूट, यानी कितना छूट देना पड़ा इसको आपको इसी को बताना था। देखिए तो यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा था, तो यहाँ पर छूट परसेंटेज पर निकालते हैं, ठीक है ना। छूट परसेंटेज बराबर क्या दिख रहा है, ये 758 दिख रहा है। 758 रुपये में अंकित मूल्य था, लेकिन उसको कितने बेचे तो 256 रुपये में बेच दिए। जब 256 रुपये में बेच दिए तो यहाँ पर कितना गया, ये 758 हो जाएगा, ठीक ना। 758 और गुने क्या करेंगे 100 रख लेंगे, ठीक ना। अब फिर एक स्टेप और चलेंगे। जैसे देखिए अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 हाँ यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी 502 आ गया। 502 आ गया, अब फिर इसको 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना गया 00 200 आ गया, ठीक है। ये 700 कितना गया 58 आ गया, 758 आ गया। जब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना गया, देखिए इसको इसमें माइनस किए तो 502 आ गया, और 502 में फिर यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो 502 में 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है ना। अब भाग करने के बाद में कितना गया, ये 66 पॉइंट कितना गया 23 आ जाएगा, 66.23% आ गया। तो आपसे वही पूछा था कि छूट प्रतिशत कितना हो गया, तो छूट प्रतिशत देखिए यहाँ पर 66.23 आ गया। तो 66.23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर दिया ना कि 995 सॉरी यहाँ पर 1195 मीटर लंबी रेलगाड़ी और देखिए 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि उसे एक सुरंग पार करने में 72 सेकंड लगते हैं, ठीक है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 1195 है, 1195 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो यहाँ पर देखिए 23 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, चाल से चल रही है। और यदि उसे एक वस्तु सुरंग को पार करने में 72 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई कितना था आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर लंबाई पूछा तो यानी दूरी होगा, ठीक है ना। और दूरी बराबर क्या होता है, यानी चाल गुने समय, ठीक है, और चाल गुने समय हो गया, ठीक है ना, चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर इतने मीटर लंबी, तो दूरी कितना दे दिया 1195 दिया है, ठीक है, 1195 हो गया। अब आगे देखिए तो यहाँ पर चाल कितना दिया था, तो यहाँ पर चाल देखिए 23 दिया ना था, तो यहाँ पर आपको 23 है, ठीक है। और चाल बराबर कितना दिख रहा है, तो 23 मीटर। यहाँ पर आपको इसको तो दूरी बताना है। देखिए तो पहले से क्या लिखते हैं ना, यहाँ पर फिर प्लस करेंगे गुने प्लस, ठीक है। और सुरंग की लंबाई ठीक है, सुरंग, ठीक है ना, सुरंग की लंबाई रखते हैं, ठीक है ना, ये लंबाई हो गया था, मान लीजिए लंबाई हो गया है। और फिर यहाँ पर बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर कितना दिए 23 दिया है, यानी चाल कितने दिए 23 दिए, और समय कितना दिए 72 सेकंड, तो 72 सेकंड में रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर सुरंग की लंबाई पूछा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं सुरंग, ठीक है ना, यानी सुरंग की लंबाई, यहाँ पर लंबाई तो कितना देगा, इसको पहले गुना करेंगे। जब इसको गुना कर लेंगे तो कितना देगा, तो यहाँ पर देखिए 1656 आ गया, ठीक है ना। इसको 23 में 72 से गुना करेंगे 1656 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, जब इधर प्लस है तो इधर क्या करेंगे माइनस नहीं है, यहाँ पर 1195 आ गया। जब 1195 को माइनस करेंगे तो 461 आ गया, ठीक है ना, ये 461 मीटर आ गया, ठीक है, नहीं 461 ना होता 461 मीटर आ गया। तो 461 मीटर लंबाई हो गया। तो वही पूछा था कि सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सुरंग की लंबाई 461 मीटर हो गया। तो 461 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और 461 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।